आप सभी का फिर से स्वागत है नए सेशन में। आज के सेशन में आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन है जो आपकी 23 अगस्त से आपके पुलिस के एग्जाम है उसको देखते हुए यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं और चैनल पर जो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लास आपको पर डे यहाँ पर मिलती रहेगी और जो भी मैथ के जो भी टॉपिक होंगे इस चैनल पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। तो पहला सवाल है कि 3 संख्याओं अनुपात कितना है? 3:4:5। तो 3:4:5 है और उनका एलसीएम दिया कितना? एलसीएम दिया 1800, यानी एलसीएम कितना दिया? 1800। तो पूछा है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या बताएं, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें तो कोई इस टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 3:4:5 है तो अनुपात में दिया जाए तो उनको एक्स में बने। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 3x 4x और कितना 5x। पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या कितनी है 5x, जिनका एलसीएम कितना 1800। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है? तो एलसीएम में क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखना है सभी में कॉमन क्या है। तो सभी में कॉमन क्या है? x। और जो बची हुई संख्या अगर उनमें देखेंगे क्या कॉमन किसी में है संख्या, तो 3 4 5 लगातार क्रमांक संख्या है तो यहाँ पर कुछ कोई भी कॉमन संख्या नहीं है तो इनको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 3 × 4 × 5 ये आपका एलसीएम हो गया। और क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया आपको? 1800। तो इसको सोल्व करेंगे 1800। तो जब सोल्व करेंगे 3 6 18 600, 4 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? ये 150 बार कट जाएगा। 15 चौको 60, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 30। तो x बराबर 30 हो जाए। तुमसे पूछो दूसरी सबसे छोटी संख्या बताओ, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? x बराबर 30 है तो यहाँ रख दीजिएगा। तो दूसरी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 3x, इससे बड़ी 4x और सबसे बड़ी पूछी है तो 5x। दूसरी सबसे छोटी पूछी कितनी है? 4x। तो 4 में गुणा करेंगे 30 का तो कितना हो जाएगा? 120। तो सबसे छोटी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 120। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं ए बी सी डी हैं। तो 4 क्रमागत विषम संख्या कौन है? ए बी सी और डी हैं। का औसत 18 है, का औसत 18 है। तो बी और सी का औसत बताएं। तो बी और सी का औसत बताएं। इसका जो औसत है वो कितना दिया? 18। तो इनका जो औसत है वो कितना है? 18 है। तो आपसे पूछा है कि बी और सी का औसत ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, औसत जो होता है वो आपका मिड पॉइंट होता है, यानी बीचों बीच। आपसे पूछा कि 4 लगातार विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो आप देखिए ये 4 लगातार है तो इसमें आपको औसत होता है बीचों बीच। तो इसमें बीचों बीच क्या दिख रहा है? तो बीचों बीच आपको दिख रहा होगा बी और सी के बीच में। तो अब याद रखना औसत होता है मिड पॉइंट। तो आप देखिएगा ए बी सी डी 4 संख्याएं जो लगातार विषम संख्या है जिनका औसत दिया कितना? 18। तो औसत होता है मिड पॉइंट। तो ए बी और सी डी यानी बी और सी के बीच में क्या आ जाएगा? इसका औसत आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो औसत कितना दिया आपको? 18, राइट। जब भी इस टाइप के प्रश्न इस प्रकार सॉल्व करिएगा तो औसत कितना हो जाएगा? 18। तो आप बताइए 18 तो एक सम वैल्यू है लेकिन हमको चाहिए विषम। तो 18 के बाद विषम क्या आता है? तो 18 के बाद विषम आता है कितना? 19। और 19 के बाद विषम क्या आती है? 21। क्लियर। 18 से पहले विषम क्या होती है? 17। और 17 से पहले क्या आएगी? 15। तो अब ये लगातार 4 क्रमांक विषम संख्या होंगी 15 17 19 21। क्लियर। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे इसमें अगर ये पूछ लिया सबसे छोटी संख्या बताएं तो सबसे छोटी संख्या 15 है। सबसे बड़ी पूछी है तो 21 है। कितनी है? 21। लेकिन आपसे पूछा बी और सी का औसत बताएं। तो बी और सी का औसत बताएं। तो बी का मान कितना है? 17, सी का मान कितना है? 19। तो जब इनको जोड़ेंगे तो औसत बराबर होता है पदों का योग पदों की संख्या। तो 17 + 19 कितने पद हैं? 2। तो 17 19 कितने हुए हैं? 36। 36 के आधे करेंगे कितना होगा? 18। 36 में 2 का भाग देंगे कितना होगा? 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि 3 कारों की चालों का अनुपात दिया है 3:4:8। समान दूरी तय करने के लिए इनके कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। मान लेते हैं 3 कारें ए बी सी हैं जिनकी चालों का अनुपात दिया है 3:4:8। ये क्या है? चाल। तो आपसे पूछा समय का अनुपात ज्ञात करें। तो समान दूरी तय करने के लिए इसका क्या पूछा? समय का अनुपात ज्ञात करें। तो आप याद रखेंगे कि एक ही समय पर एक ही दूरी जो समान दूरी होती है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आप फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्लियर। जब दूरी समान होती है तो चाल समय का उल्टा होता है, यानी चाल समय का विपरीत होता है। तो जब भी इस टाइप के सवाल है तो किस प्रकार करना है? 3:4:8। आप ऐसी कोई भी दूरी मान लो जो 3 और 4 8 से कट जाए।
3 और 4 8 से, तो 3 और 4 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 3 24। माना कि दूरी वह 24 किलोमीटर है, तो सभी लोग समान दूरी तय कर रहे हैं। तो अगर एक ही चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लिया, 1 घंटे में 3 जाएंगे तो 24 जाने में कितना, 8, यानी 8 3 का भाग देंगे कितना, 8 3 24। अब बी की चाल है 4, अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, ये 24 किलोमीटर जाने में कितना समय, तो 4 6 24, 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। ऐसे यहां पर सी की कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में 8 जाएगा तो 24 जाने में कितना, 8 3 24 कितना, 3, तो 8:6:3। तो समान दूरी तय करने के लिए इनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 8:6:3, जो भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर। अगर आपको एलसीएम नहीं समझ आ रहा है तो एक तरीके से और कर सकते हो इसको। जो सेकंड टाइप होगा वो क्या होता है कि जिसका मान निकालना उसको बंद कर लें। जैसे ए की चाल है, ए की चाल कितनी है, 3, अगर ए का समय निकालना तो ए को बंद कर लेते हैं। तो यहां पर संख्या बची कितनी, 8 और 4, उनका गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, ये इसका सेकंड टाइप है। अगर बी की समय निकालना है तो बी को बंद कर लो, यहां संख्या बची 8 और 3, तो 8 3 कितना हो जाएंगे, 24। सी का मान चाहिए, सी को बंद कर लेते हैं, तो यहां सी को बंद करेंगे तो 4 3 12। क्लियर। यहां पर अगर ये वैल्यू कट रही है तो इसको काटेंगे, तो ये सबकी सब वैल्यू 4 से कट रही है, 4 8 32, 4 6 24, 4 3 12। क्लियर। इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इनके लिए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 8:6:3। इस प्रकार एक और प्रश्न पे चलते हैं कि लिखा है ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर किस काम करते हुए बी किसी काम को 21 घंटे में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेले उस काम का 40% भाग कितना करेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे कि ए बी सी किसी काम करते हुए किसी काम की क्षमता का अनुपात कितना दिया है, 5:3:2। क्लियर। ये आपकी क्षमता है। ए की क्षमता कितनी है, 5, बी की क्षमता कितनी है, 3, सी की क्षमता कितनी है, 2, और वे एक साथ मिलकर 21 घंटे में काम कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो 5 3 8 2 10, एक घंटे में 5 काम करता है, बी एक घंटे में 3 करता है और सी घंटे में 2 करता है। तो अगर हम तीनों मिलकर काम करवाएं तो वो बोला गया 21 घंटे में कर लेते हैं। तो 5 3 8 2 10, एक घंटे में 10 करें तो 21 घंटे में कितना करेंगे, तो 21 घंटे में कुल काम करेंगे 210। 21 घंटे में कुल 210 काम करेंगे। यही काम बी से अकेले करवाना है, बी अकेले इस काम का 40% भाग कितना करेगा, तो बी अकेले इस काम का 40% भाग, तो ये कुल काम कितना निकला 210, तो उसका निकालेंगे 40%, तो 40/100, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 21 चौको कितना हो जाएगा, 84। ये 84 काम मुझे किससे करवाना है, बी से, और बी की क्षमता कितनी है, 3, तो बी से काम करवाना है। बी एक घंटे में 3 काम करता है, 3 दूनी 6, 2 बची यहां पर, 3 8 24, तो कितने लग जाएंगे, सॉरी कितने घंटे लग जाएंगे, 28 घंटे। तो बी इस कार्य को 28 घंटे में कर सकता है, कितना भाग, 40%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिया है 3 संख्याएं ए बी और सी का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। 3 संख्याएं ए बी सी जिनका अनुपात दिया है 2:3:5, और प्रत्येक संख्या में 20%, पहली संख्या में 20% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 40% की वृद्धि, और तीसरी संख्या में 60% की वृद्धि की जाती है। देखिए इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे वृद्धि की बात की जाए तो हमेशा 100 में ऐड करेंगे, और कमी हो तो 100 में घटाएंगे। तो देखो समय में 20%, 40%, 60% की वृद्धि हो रही है, तो नए संख्याओं का अनुपात चाहिए। तो जब भी इस प्रकार के सवाल है, अगर वृद्धि हो रही तो 100 में ऐड करें, और कमी है 100 में घटाएंगे। बताओ पहले कितने वृद्धि हो रही, 20% की, तो 2 में गुणा करेंगे कितने का, 120 अनुपात, यानी 20% तो 120। यहाँ 40% की वृद्धि है तो 3 × 140% लिख देंगे अनुपात। यहाँ 60% वृद्धि तो 5 × 160%। क्लियर। उसके बाद इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए सभी में परसेंटेज जीरो कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट परसेंटेज जीरो से परसेंटेज जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू अगर कट रही है इसको काटिएगा। देखिए ध्यान से, 2 से कट रहे हैं, 2 अच्छे 16, 2 से 14 काटेंगे 7 बार, 2 से 12 काटेंगे 6 बार। अब देखिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे, तो गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 7 में 3 गुणा करेंगे कितना, 21, 8 में 5 गुणा करेंगे कितना आएगा, 40। तो नई संख्याओं का जो अनुपात आएगा वो आएगा 12:21:40, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हो। तो 12:21:40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस प्रकार के सभी प्रश्न आप इस टाइप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सरल ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में
स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 16 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। देखिए और दर ज्ञात करना है, तो आपसे दर पूछा है, तो देखिए ध्यान से, कोई भी धनराशि 100% होती है। कितना होती है? 100%। अब ये 16 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, हो जाने का मतलब होता है मजदन। तो 100% से 5 गुना हो गया, तो 100 का 5 गुना कितना होगा? 500%। कितना परसेंट? 500। तो 100% से 500% हो गया, कितना ब्याज दिया हमने? 400%। कितना ब्याज दिया? 400%। ये 400% ब्याज कितने साल में दिया? 16 साल में। जबकि सरल ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष समान होती है। तो अगर हमने 400% ब्याज दिया टोटल कितने साल में? 16 वर्ष में। तो हमें पता करना है कि प्रत्येक वर्ष में कितना ब्याज, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज की दर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष कैसी होती है? समान। सॉरी, सरल ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष कैसी होती है? समान। तो 16%, तो भाग देंगे 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 50/2, तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 25। तो दर कितनी आ जाएगी? 25%। क्लियर? इस प्रकार इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। दर कितनी आएगी? 25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का बीच अंतर ज्ञात कराएं। देखिए ध्यान से, रुपए दिए हैं 8,000 रुपए, दर दे रखी 5% और टाइम दिया 2 वर्ष। ठीक है, तो देखो इसको कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर एक, तो एक फॉर्मूला होता है और इसको बेसिक भी कर सकते हैं। आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर चाहिए। देखो नंबर एक, तो आप स्ट्रक्चर से बनाए इसको, इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। 8,000 का 5% कितना होगा? तो 8,000 का 5% कितना होगा? परसेंट होता है, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो हट जाएंगे, तो 80 बचेगा। 80 पंचे कितना होगा? 400। 1 साल की बात है, कितने साल की बात? 2 साल की बात है। 2 साल के भी क्या होता है कि सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो पहली साल 400, तो दूसरे साल में भी 400। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इस 400 का पुनः 5% कितना होगा? तो इस 400 का पुनः 5% कितना होगा? यानी परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल, 5 चौको 20। क्लियर? तो देखो याद रखना है इस चीज को, अगर हम इस लाइन को जोड़ेंगे तो आपको 2 साल का सरल ब्याज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2 साल का सरल ब्याज। अगर हम इस पूरी लाइन को जोड़ देंगे, सभी स्ट्रक्चर ये पूरा जोड़ देंगे, यानी 400 400 प्लस 20, यानी 400 400 800 प्लस 20, तो 820 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर, तो आप ये देख रही है जो इसको हम सर्कल कर रहे हैं, तो ये आपका CI माइनस SI है। तो 2 साल का CI माइनस SI कितना आएगा? 20। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते थे। नंबर एक, दूसरा इसका फॉर्मूला भी होता है कि CI माइनस SI, 2 साल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, PR² बटे 100²। तो यहां पर भी इसको वैल्यू रख सकते हैं, जहां पर मूलधन कितना है? 8,000, P क्या है? मूलधन, R कितना है? 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये डायरेक्ट 2 साल के लिए, और 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणे 100, इसका भी उपयोग कर सकते हो। तो 2 जीरो कैंसिल, यहां से 25 100 का 100 और 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना आएगा? 20। तो इस प्रकार कितना अंतर आएगा? 20। तो CI माइनस SI कितना आएगा? 20 आएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 20। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी वस्तु को 832 रुपए बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान से, जब भी इस टाइप के सवाल है कि 832 रुपए बेचने पर होने वाला लाभ 448 रुपए बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। याद रखना, जब लाभ और हानि बराबर हो तो कैसे डायरेक्ट क्रय मूल्य निकलता है वो याद रखना। जब लाभ और हानि बराबर, तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे तो डायरेक्ट क्रय मूल्य आता है। तो इसका हम डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालें तो कैसे निकालेंगे? जब, याद रखना, लाभ और हानि बराबर हो तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दें। तो 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और हासिल 1 कितना? 8, और 8 4 12, तो 1280 हो जाएगा ये। और कितने भाग देंगे? 2 का, तो ये 2 6 12, 2 चौको 8, यानी 640 इसका क्या है? CP यानी क्रय मूल्य। अब इस वस्तु को हमें कितने % लाभ पर बेचना है? बोला गया है कि 10% लाभ पर बेचने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको चलो 10% लाभ पर बेचते हैं, तो 640 का CP है। तो देखिए याद रखना, अगर वस्तु पर लाभ है तो 100 में ऐड करेंगे और हानि है 100 में घटाएंगे। तो 10% लाभ है तो इसको डायरेक्ट हम लोग बेच देंगे 110%, 110 बटे 100। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 11 का गुणा करेंगे, 11 चौको 44, हासिल 4, 11 छिक्का 66 और 4 कितना आएगा? 70। तो यहां पर आंसर कितना आएगा? 704, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं कि जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? तो शेषफल 3 प्राप्त होता है।
उसी संख्या के 5n को 7 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप लोग सीधा ध्यान रखना कि n एक संख्या है जो 7 से भाग दे शेषफल 3 बच रहा है। जब इस संख्या के 5n को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए ध्यान से, जब भी इस टाइप के सवाल हो तो सवाल डायरेक्ट आप शेषफल में ही गुणा करेंगे। देखो यहाँ n है, यहाँ 5n, तो ये आपकी बार कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। कितने गुना, 5 गुना। तो हम लोग डायरेक्ट शेषफल को 5 गुना करेंगे, क्योंकि भागफल सेम है तो भागफल से आपको मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्ट किससे मतलब रहेगा, शेषफल है। तो यहाँ n है तो यहाँ 5n, ये इसका 5 गुना, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। 15 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, 7 दूनी 14। शेषफल कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1, क्योंकि जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम आता है। तो 7 से भाग देने पर शेषफल कभी 15 नहीं, तो 7 से ज्यादा तो 7 से तुरंत भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, 1। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है कि किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आप लोग 3 चीज याद रखना, सीपी, एमआरपी और एसपी। याद रखना, जो भी लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर यानी सीपी भी होता है, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और छूट देने के बाद उसको विक्रय किया जाता है, विक्रय मूल्य एसपी। तो उसने कहा कि क्रय मूल्य से 35 पर अधिक अंकित किया गया। मान लो क्रय मूल्य 100 रुपया है तो ये अंकित मूल्य कितना हो जाए, 135, क्योंकि कहा गया है क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया गया। तो क्रय मूल्य 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 135। उसने कहा इसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु थी कितने की, 100, तो 20% लाभ होगा तो कितने में बेचा होगा इसको, 120 में। तो 100 वाली चीज 120 में बेची, लेकिन इसको हमने अंकित कितना किया था, 135। याद रखना, लाभ किस पर होता है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य पर, और छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो 135 वाली चीज जिसका एमआरपी 135 था उसको हमने 120 में बेचा, कितने की छूट। तो यहाँ छूट देखेंगे कितने रुपए की छूट दे रखी है, 135 एमआरपी वाले दुकानदार ने 120 बेची, तो छूट कितने मिली आपको, 15 रुपए की मिल रही छूट। कितने की, 135 में से 120 की कितना, 15, और कितने में से छूट दी, 135 में से परसेंटेज बनाए गुणा कितने करेंगे, 100 का, तो 15 एकम 15 और 15 निम्न होते हैं 135। 15 एकम 15, 15 निम्न कितने होते हैं, 135। 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9% की क्या हो जाएगी, छूट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की सेशन में, आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे। तो 23 अगस्त में आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे क्लासें पर डे मिलेंगी, और आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ के लिए यहाँ पर सभी जो भी सब्जेक्ट जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सभी सॉल्व करा दिए। जय हिंद।